दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकाई 4 के बारे में, जिसका नाम है संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों में किसको सम्मिलित किया जाता है। डीएलएड 2015 में क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट शक्तियों में वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, जैसे साइबर कानून। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान किस वर्ष और किस दिन लागू किया गया। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया था और इसके अथवा में क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ था। डीएलएड 2016 में क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनतंत्र किसे कहते हैं। जनतंत्र या लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य की संपूर्ण शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज में निहित होती है। लिंकन ने प्रजातंत्र की क्या परिभाषा दी है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लिंकन ने प्रजातंत्र की क्या परिभाषा दी है। तो लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता का तथा जनता के लिए शासन होता है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन, है ना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणराज्य का क्या अर्थ है। गणराज्य का अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं हो सकता, वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि ही हो सकता है। भारत के राज्याध्यक्ष का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक मूल अधिकार क्या है। डीएलआर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त हैं। इसकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। ये अधिकार सभी नागरिकों में बिना भेदभाव के दिए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों व अन्य अधिकारों में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा रक्षित है। साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। डीएलएड 217 में आया है, 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में 4 अनुच्छेदों 19, 20, 21 एवं 22 में वर्णित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। तो राइट आंसर होगा, संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार होता है। सही बात है, इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरकार किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान क्या है, संविधान बनाने का उद्देश्य। डीएलएड 2019 में क्वेश्चन आया है और इसके अथवा में जो 18 में आया क्वेश्चन, संविधान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, आइए। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर यहाँ की शासन प्रणाली स्थापित होती है और जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश का शासन व नागरिक कार्य करेंगे। अतः संविधान की दोहरी भूमिका है, वह किसी राष्ट्र के सामने कुछ सामूहिक उद्देश्य निर्धारित करता है और साथ ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किया जाएगा यह भी निर्धारित करता है। आगे है, संविधान में उन बुनियादी कानूनों का भी समावेश किया जाता है जिससे नागरिकता, नागरिकों के अधिकार, शासन प्रणाली, कानून बनाने व लागू करने के
तरीके और संविधान को बदलने के तरीके भी निर्धारित होते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संविधान में इन मूल्यों व उद्देश्यों का प्रतिपादन होता है जिसके आधार पर राष्ट्र के नागरिकों व शासन को काम करना होता है। संविधान को प्रमुख दो उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। पहला उद्देश्य है भारत को एक गणराज्य रूप में स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समता तथा बंधुता प्राप्त करने तथा बढ़ाने के लिए कैसा गणराज्य और कैसा न्याय, कैसी स्वतंत्रता तथा बंधुता हो, यह भी इसकी उद्देशिका में बताया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ होता है स्वशासित लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। विश्व के जितने भी देश विदेशी उपनिषेधवाद के मुक्त हुए हैं, वे अपनी जनता के द्वारा जनता के लिए प्रशासनिक व्यवस्था लागू करते हुए स्वयं को संप्रभुता संपन्न देश घोषित करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? क्या शासकीय शालाओं में इस सिद्धांत का पालन होता है? और अथवा में है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पंथ निरपेक्ष शब्द दोस्तों आपने कई बार सुना होगा ये शब्द, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्ति धर्म तथा अन्य मान्यताओं के संदर्भ में स्वतंत्र रहता है। अपनी इच्छानुसार प्रार्थना करना तथा धार्मिक जगहों पर आना जाना पंथ निरपेक्षता के उदाहरण हैं। पंथ निरपेक्षता का आधार है कि मनुष्य की विभिन्न क्रियाएं तथा निर्णय साक्ष्य तथा प्रमाणों का अधिकार होने चाहिए, न कि अंधविश्वासों या धार्मिक मान्यताओं पर। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लोगों को किसी प्रकार से लाभान्वित करने का प्रयास करे तो वही किसी और धर्म के लोगों को दबाने का प्रयास करे तो वह सर्वथा अनुपयुक्त होगा। हमारे शासकीय स्कूल शासन के लिए नियमानुसार संचालित किए जाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नागरिकों के मूल अधिकार। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रमुख उद्देश्य राज्य का बहुमुखी विकास करना है। यह तभी संभव है जब नागरिकों को विकास के लिए अधिकार प्रदान किए जाएं। अधिकार वे शर्तें हैं जिनके आधार पर नागरिक अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। ये अधिकार नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जाते हैं। मूल अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास होता है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में हर व्यक्ति कानून के सामने समान समझा गया है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक समानता को भी स्थापना दी गई है। इसलिए ब्रिटिश राज द्वारा दी गई उपाधियों का अंत किया गया तथा छुआछूत को भी समाप्त किया गया। सरकारी सेवाओं में भी धर्म, मूल, वंश, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। क्षमता के अधिकार से समानता के जो अधिकार से स्पष्ट है कि अधिकार बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को प्राप्त होता है। अगला जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता की भांति स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
नागरिकों को भाषण व लेखन या विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। शांति के समय तथा अर्थशास्त्र अस्त्र शस्त्र रहित इकट्ठे होने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिकों को संस्था एवं संघ के रूप में संगठित होने की स्वतंत्रता है। भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। निवास की एवं संपत्ति उपार्जन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सार्वजनिक हित में राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 3 पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। संविधान द्वारा स्त्रियों में बच्चों का क्रय विक्रय करना, बेगार लेना अपराध माना गया है, परंतु राज्य सार्वजनिक हित में नागरिकों को किसी सेवा के लिए बाध्य कर सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खानों तथा संकटमय कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। नंबर 4 पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने या पालन करने एवं प्रचार करने तथा समान रूप से अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार है। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य द्वारा सदाचार, सार्वजनिक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से रोक लगाई जा सकती है। धार्मिक शिक्षा के संबंध में यह कहा गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 5 पर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हमारे संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। किसी भी राजकीय या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में जाति, धर्म, वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वर्ग व संप्रदाय अपनी रुचि के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को राजकीय अनुदान देते समय राज्य, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला नंबर है संपत्ति का अधिकार। संविधान में संपत्ति के अधिकार की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी चल व अचल संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार नहीं किया जाएगा जब तक सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजे के संबंध में सरकार संसद का निर्णय अंतिम होगा। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया। फलस्वरूप अब इसे मौलिक अधिकारों में नहीं गिना जाता। नंबर 7 पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार का अधिकार संसद के कानून द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्न लेख की जारी करने का अधिकार रखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह लेख उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय के सम्मुख किसी को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने संबंधी याचिका प्रस्तुत की गई हो। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है जब हम आज्ञा देते हैं। यह आदेश प्राय सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। नंबर 3 पर है प्रतिषेध लेख। इस लेख का प्रयोग ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए दिया जाता है। नंबर 4 पर है उत्प्रेक्षण लेख। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से सूचित करना। यह लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जा सकता है। नंबर 5 पर है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस आज्ञा से यह लेख जब जारी किया जाता है तब न्यायालय यह अनुभव करे कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसका उसे कानून की दृष्टि से करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों में यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हटा देने पर सभी अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संकट की घोषणा किए जाने पर सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त की जा सकती है तथा अधिकार भी स्थगित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अभी देखे हैं। इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होने वाला है। इनको आप अच्छी तरह से देख लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों हमारे चैनल पर BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की जो अपडेट्स है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें।